बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस व्लॉग का आगाज करेंगे। खिलाफत उस्मानिया दोबारा बहाल हो रही है। अब इसराइल से फाइनल जंग शुरू होने वाली है। आर या पार होने जा रहा है। तुर्की दुनिया में हथियारों का नया बादशाह बन गया है। तुर्की ने ऐसे खतरनाक कातिल बमबार जंगी ड्रोन तैयार कर लिए हैं जो अमेरिका के, इसराइल के हर जहाज को गिरा सकते हैं, हर जहाज को उड़ा सकते हैं। तुर्की का नया ड्रोन बादशाह अनका 3 लॉन्च कर दिया गया है और अब तुर्की इसराइल का बआसानी मुकाबला कर सकेगा, क्योंकि ऐसी ताकत और कुव्वत तुर्की को मिल चुकी है जो ना अमेरिका के पास है, ना चीन के पास है, ना ही रूस के पास है और ना ही इसराइल के पास है। मजीद डिटेल्स आपके सामने आ रही हैं और एक नई टेक्नोलॉजी जो अमेरिका के पास भी नहीं है, इसराइल के पास भी नहीं है, उसने चकरा कर रख दिया है अमेरिका और इसराइल दोनों को। अगर आप रूस और यूक्रेन की गुज़श्ता 5 सालों की जंग देखें तो वहां पर जंगी ड्रोन्स ने ऐसी तबाही मचाई कि अमेरिका रूस के एटम बम और रूस के एयर डिफेंस सिस्टम्स और इसी तरह से रूस के जंगी जहाज भी वो काम नहीं कर सके। जो छोटे छोटे शाहिद 136 नामी ड्रोन्स ने तबाही मचाई और यूरोप और नाटो और अमेरिका के तमाम एयर डिफेंस सिस्टम इन ड्रोन्स के मुकाबले में नाकाम रहे। इसी तरह से अगर आप लबनान और इसराइल के दरमियान जारी जंग को देखें तो वहां एफपीवी ड्रोन्स हैं जो इसराइली फौज के लिए नाक में दम किए हुए हैं। एफपीवी ड्रोन्स का मुकाबला इसराइल के पास नहीं है। वैसे तो इसराइल और अमेरिका दोनों दुनिया के जदीद जहाज रखने के अलमबरदार हैं कि हमारे पास ऐसे जहाज हैं जो किसी के पास नहीं है, लेकिन जो दुनिया की फाइनल आखिरी खतरनाक जंग होने वाली है जिसमें मशरिक वुस्ता बिल आखिर आजादी हासिल करेगा और पुराना मुसलमानों का जो उरूज है वो किसी न किसी अंदाज में दोबारा लौटेगा, उसके लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। और फाइनल जंग की, फाइनल वॉर की, बैटल की जो प्रिपरेशन है वो इस हद तक बढ़ चुकी है कि रोजाना कोई ना कोई नया हथियार, नया मिसाइल या कोई ना कोई नया जहाज या कोई ना कोई नया जदीद तरीन AI बेस्ड जो आला है वो सामने आता है। यहां तक कि जदीद ड्रोन्स भी अब सामने आ रहे हैं और ये सब काम तुर्की की तरफ से हो रहा है। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने ऐलान कर रखा है कि हम अपना 100 साल पहले जो हमसे खिलाफत उस्मानिया छीनी गई, जो हमारा उरूज का जमाना छीना गया, जो हमें टारगेट किया गया, हम वो दौर वापस ला कर रहेंगे। एर्दोगान ऐलान करते हैं कि हम दुनिया पर 500 साल से ज्यादा तक हुक्मरानी कर चुके हैं और हमारी हुक्मरानी के दौर में पूरी दुनिया अमन सुकून से रहती थी और किसी पर कोई जुल्म नहीं होता था। दुनिया 5 से बड़ी है, सिर्फ 5 मुल्कों को वीटो पावर क्यों है? क्यों अमेरिका को, क्यों फ्रांस को, क्यों बरतानिया को, क्यों चीन और रूस को वीटो पावर है कि वो दुनिया के फैसले करें? और मुसलमान दुनिया कभी भी उनको वीटो पावर नहीं मिली और मुस्लिम दुनिया को बिल्कुल पीछे छोड़ा गया। हालांकि दुनिया में 2 अरब से 2.5 अरब के दरमियान मुसलमान हैं। तो अब वक्त आ चुका है कि मुसलमानों को उरूज दिलवाया जाए, उनका खोया हुआ मकाम उन्हें वापस दिलाया जाए। चुनाचे नाज़रीन किराम, तुर्की जदीद तरीन मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस जदीद हथियार एक एक करके मैदान में ला रहा है। अगली जो फाइनल जंग है उसके लिए तुर्की में जंगी मशकें भी शुरू हो चुकी हैं और उन जंगी मशकों के लिए बाकायदा 50 से ज्यादा नए जदीद हथियारों का तजर्बा किया गया है और किया जा रहा है। आप हैरान होंगे कि अगले 2 सालों में पूरी दुनिया हिलकर रह जाएगी, क्योंकि तुर्की ऐसे खतरनाक किस्म के हथियार बना चुका है। अभी आपने चंद दिन पहले देखा कि तुर्की ने यल्दरम खान नामी ICBM इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाया। दुनिया का पहला मुसलमान मुल्क तुर्की बन चुका है जिसके पास अमेरिका तक मार करने वाला 10,000 किलोमीटर की रेंज वाला मिसाइल मौजूद है। और आज जो तुर्की की तरफ से ऐलान सामने आता है उसने अमेरिका की, इसराइल की नींदें उड़ा दी हैं। अब कोई भी अमेरिकी इसराइली जहाज है तुर्की से महफूज नहीं है। जितना बड़ा जहाज होगा तुर्की उसे गिरा देगा, तुर्की उसका मुकाबला करेगा। चुनाचे अमेरिका ने F-35 जहाज दिए इसराइल को और इसराइल को गोया के ताकतवर बना दिया मशरिक़ वुस्ता में और कहा कि फिजाओं के बादशाह ए इसराइल तुम हो। और तुर्की ने अमेरिका से F-35 जहाज बरसों पहले खरीदने का मुआहिदा किया, लेकिन आज तक अमेरिका ने तुर्की को F-35 जहाज नहीं दिए। लेकिन तुर्की ने अब अपने जहाज खुद बना लिए हैं और F-35 जहाज से भी ज्यादा ताकतवर बना लिए हैं। ये आप तुर्की का जो आज का जदीद तरीन जो एक ताकतवर जंगी लड़ाका स्टेल्थ ड्रोन है उसको आप देखें, जिसका नाम है अनका 3। जी हां, तुर्की ने नया अनका 3 नामी जंगी स्टेल्थ ड्रोन लॉन्च कर दिया है। यह इतना पावरफुल है, इतना खतरनाक है और इतना ताकतवर है कि यह अमेरिका के F-35 जहाज को गिरा सकता है। और यह इतना ताकतवर है कि अमेरिका के F-35 जहाज जितना वो महंगा है उससे कहीं ज्यादा ये सस्ता है
और वो काम जो F-35 जहाज करता है वही काम ये जो अनका 3 ड्रोन है ये कर सकता है। इस ड्रोन की खास बात यह है कि ये अमेरिका के F-16 जहाज को 200 किलोमीटर दूर से देखकर उसे मिसाइल मार सकता है। यानी आप तसव्वुर करें, अगर इसराइल के पास है मौजूद है F-16 जहाज, अगर वो F-16 जहाज है अमेरिका के या इसराइल के, अगर वो शाम में उड़ते हैं या इराक में उड़ते हैं या फिर ईरान के अंदर आते हैं, तो तुर्की 200 किलोमीटर दूर रहकर, अपने बॉर्डर से दूर रहकर भी जो लबनान है या फिर शाम है वहां पर अमेरिका और इसराइल के इन जहाजों को गिरा सकता है, और वो भी जंगी ड्रोन अनका 3 से। अब ये अनका 3 इतना खतरनाक ड्रोन है कि ये अमेरिका के स्टेल्थ फाइटर जेट F-35 को चकमा दे सकता है, यानी ये उसे हरा सकता है, उसे गिरा सकता है। अमेरिका का आज तक दुनिया में यह दावा है कि हमारा जो F-35 जहाज है इसे रडार पर कोई नहीं देख सकता है, लेकिन अभी चंद दिन पहले ईरान ने अमेरिका का F-35 जहाज गिराया और इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी की बेस पर गिराया। दुनिया का पहला मुल्क ईरान बना जिसने अमेरिका के F-35 जहाज को गिराया। ईरान ने कैसे जहाज को गिराया? क्योंकि ईरान भी जदीद ड्रोन और वेपन्स बना रहा है, और तुर्की ईरान से आगे बढ़ चुका है। यानी तुर्की जो मिसाइल्स हैं और टेक्नोलॉजी है, अगर उनका अभी इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन तुर्की इस जदीद टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहा है। अब ये जो अनका 3 है, पहले आप जरा इसकी खुसूसियात देख लें और फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे किन किन जहाजों को और किस किस तरह से अमेरिका और इसराइल को यह हरा सकता है। जो अनका 3 है, एक तो ये स्टेल्थ लो रडार सिग्नेचर ड्रोन है। स्टेल्थ का मतलब यह होता है कि इसकी साख्त ऐसी है कि ये कोई भी दुनिया का रडार या एयर डिफेंस सिस्टम इसे पकड़ नहीं सकता है। क्यों इसकी ये खासियत है स्टेल्थ और इसकी लो रडार सिग्नेचर क्यों है? ये मुख्तलिफ वजूहात हैं कि एक तो इस ड्रोन के अंदरूनी हथियार रखने की जगह है। आमतौर पर जब जहाज के बाहर वाले हिस्सों पर कोई मिसाइल या कोई भी हथियार लगाया जाए तो वो रडार पर आसानी से पकड़ा जाता है, लेकिन अगर किसी जहाज में अंदर हथियार रखने की जगह हो तो वो रडार पर पकड़ा नहीं जाता है। तो एक तो इसकी ये खासियत है। दूसरी खासियत इसकी ये है कि रडार को जज्ब करने वाला मवाद इस स्टेल्थ अनका 3 के ऊपर कोट हुआ है। यानी सादा लफ्जों में रडार एब्जॉर्बेंट की खासियत है इस अनका 3 में। यानी इसके बाहर एक खास किस्म का केमिकल या मुख्तलिफ अंदाज से जो मवाद है वो कोटिंग उसकी लगाई जाती है, जिससे ये रडार की लहरों को जज़ब कर लेता है और उसको मुनक्किस होने नहीं देता है। और इसकी एक और बड़ी जो सबसे अहम खासियत है वो इसका डिजाइन है। यानी जो अनका 3 है इसका जो डिजाइन है, फ्लाइंग विंग डिजाइन, ये मुसल्लस है। यानी इसमें अमूदी जो दुम होती है, वर्टिकल स्टेबलाइजर वो नहीं है। जैसे आमतौर पर जहाजों में टेल निकली होती है तो वो इसकी नहीं है, दुम नहीं है, जिसकी वजह से रडार की लहरें इसको टकराती नहीं है कि वो टकरा कर वापस जाए और रडार पर नजर आए। और इसी तरह से इसके अंदर एक और खास बात यह है कि रडार क्रॉस सेक्शन, जिसे RCS कहा जाता है, इसकी सतह बहुत कम है। यानी दुनिया में जितने भी रडार हैं, जब वो किसी जहाज को देखते हैं तो अगर कोई जहाज ऐसा बना होता है जिस पर रडार की लहरें जाएं और उसे वापस मुनक्किस करें, तो रडार उस जहाज को एक्चुअल देख लेते हैं। जैसे F-16 है, F-16 जहाज जो है ये रडार पर बहुत बड़ा जहाज नजर आता है, यानी वहां से पता चल जाता है कि ये F-16 जहाज है। और इसी तरह से जो F-35 जहाज है अमेरिका का, वो चूंकि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाला है, अमेरिका खुद कहता है कि जैसे एक छोटी सी गोल्फ बॉल होती है उसकी तरह वो नजर आता है। यानी वो रडार पर अगर वो नजर आ भी जाए तो यही समझा जाएगा कि वो जहाज नहीं है, वो मुमकिन तौर पर कोई परिंदा है। तो ये जो अनका 3 स्टेल्थ ड्रोन है, ये रडार पर एक छोटे से मार्बल की तरह नजर आता है। यानी ये बहुत बड़ा नहीं, बहुत छोटा सा नजर आता है। तो इसका मतलब है कि रडार इसे डिटेक्ट नहीं कर सकता है। और फिर इसका जो इंजन है, जो अनका 3 के अंदर जो जेट इंजन लगा हुआ है, इसका जो एग्जॉस्ट है वो इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो भी हर तरह से इसको छुपा लेता है। यानी इंफ्रारेड सिग्नेचर बहुत कम है। यानी आमतौर पर जो इंजन की हीट है, ये मुख्तलिफ तरह की जो चीजें होती हैं वो रडार पकड़ लेता है, लेकिन ये जो अनका 3 है इसको नहीं पकड़ा जा सकता। और इसके अलावा एक और खास बात यह है कि इस जो ड्रोन है अनका 3, इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पॉड्स लगे होते हैं। यानी ऐसी जदीद ईवी लगी होती है कि जिसकी मदद से ये दुश्मन के रडार को जाम कर सकता है। यानी अगर बिलफर्ज किसी न किसी अंदाज से दुनिया का कोई भी जदीद रडार इसे पकड़ने की कोशिश करे तो ये चकमा देता है। इसके अंदर डिकॉइंग, धोखा देने वाले ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जिसकी मदद से ये दुश्मन के रडार को धोखा भी दे सकता है और उसे जाम भी कर सकता है। तो ये इसकी खास बात है जिसकी वजह से ये जो ड्रोन है अनका 3 स्टेल्थ ड्रोन,
ये अमेरिका के इसराइल के F-35 ड्रोन से ज्यादा ताकतवर साबित हुए हैं। तुर्क कंपनी टोसाश जो इस ड्रोन को बना रही है, जो तुर्की के एक और खतरनाक जंगी जहाज कान को, जो कि 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर है, जो कि इंसानी पायलट के जरिए से उड़ाने वाला जहाज है, जो उसको भी बना रही है। इस टोसाश कंपनी ने दावा किया है कि हमारा ये जो ड्रोन है अनका 3, ये अमेरिका के F-35 जहाज से ज्यादा ताकतवर है। और F-35 जहाज रडार पर नजर आ सकता है, लेकिन ये रडार पर नजर नहीं आएगा, इसे कोई नहीं पकड़ सकता है। ये इसकी इतनी खास बात है। और इस अनका 3 ड्रोन की एक और खास बात यह है कि ये कान, जो तुर्की का आने वाला जदीद तरीन जंगी जहाज है, जिसका इंजन भी गोछान तुर्की ने खुद बनाया है और मुस्तकबिल में वो लगा दिया जाएगा उसके अंदर। कान जो जहाज है ये उसके साथ मिलकर बतौर लॉयल विंगमैन के लड़ सकता है। यानी सादा लफ्जों में, एक कान जहाज होगा जिसको पायलट उड़ाएंगे, और दूसरा जहाज होगा ड्रोन अनका 3 जो कि पायलट नहीं उड़ाएगा, यानी वो खुद कार तरीके से, AI तरीके से भी चलेगा और वो कान के साथ मिलकर किसी भी लड़ाई में लड़ेगा। यानी 2 जहाज लड़ेंगे, एक इंसानी पायलट वाला जहाज का आन तुर्की का, और दूसरा अनका 3। और अनका 3 ये एक के पुरएतमाद साथी के तौर पर कान के साथ लड़ेगा। मिसाल के तौर पर अगर इसराइल से जंग हो जाती है तो कान के अंदर बैठा हुआ जो पायलट होगा वो अनका 3 2 या 3 उड़ा सकता है, 2 या 3 वो अनका 3 उड़ा सकता है हेलमेट के जरिए से या स्क्रीन के जरिए से। और वो अगली मुहिम पर पहले अनका को भेजेगा कि तुम जाओ और तुम वहां जाकर लड़ाई में जाकर दुश्मन के रडार को जाम करो, या वहां हदफ को टारगेट करो, रडार को टारगेट करो, और फिर कान जाकर बाकी का काम करेगा। ये ऐसा लॉयल विंगमैन के तौर पर भी किरदार अदा कर सकता है। ये जदीद तरीन अनका 3 है। अब इसकी जो दीगर टेक्निकल चीजें हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि तुर्की कितना ताकतवर हो रहा है और इसराइल क्यों परेशान है। ये जो ड्रोन बनाया है अनका 3, इसकी जो लेंथ है वो तकरीबन 8.9 मीटर है, और इसका जो कुल वजन है वो 6500 से 7200 किलोग्राम बताया गया है। और सबसे अहम और खास बात यह है अनका 3 की कि ये तकरीबन 1200 से 1700 किलोग्राम पे लोड उठा सकता है, यानी तकरीबन 1.7 टन का ये मिसाइल या लोड उठा सकता है। और इसकी रफ्तार 850 किलोमीटर फी घंटा है, यानी अगर कहीं तेज मुहिम अंजाम देना हो तो ये ड्रोन काम कर सकता है। और इसकी बुलंदी जो है वो 12,000 फीट से 40,000 फीट की है, यानी जितनी बुलंदी पर F-35 उड़ सकता है उतनी बुलंदी ये भी ले सकता है। और इसकी जो लड़ाई की हद है वो 750 से 1075 किलोमीटर है, यानी इतने दूर जाकर ये लड़ाई कर सकता है। बुनियादी तौर पर यह अनका 3 लंबी फाइटिंग के लिए बनाया गया है, और ये 10 घंटे मुसलसल हवा में रह सकता है। अमेरिका का F-35 जहाज 10 घंटे हवा में नहीं रह सकता, वो सिर्फ 2 घंटे रह सकता है। 2 घंटे के बाद उसे एयर रिफ्यूलिंग टैंकर से तेल भरवाने की, फ्यूल भरवाने की जरूरत होती है। और आमतौर पर जो एयर रिफ्यूलिंग टैंकर होते हैं वो जंग के अंदर बहुत खतरनाक होते हैं, क्योंकि वो पकड़े जाते हैं, गिराए जा सकते हैं, और कहीं पर तो एयर रिफ्यूलिंग टैंकर मिलते भी नहीं है। तो अनका 3 की खास बात यह है कि ये F-35 से बहुत ज्यादा ताकतवर है। क्यों? क्योंकि ये 10 घंटे तक फिजा में रह सकता है। और इसकी अगर दरमियानी रफ्तार से 460 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से अगर इस ड्रोन को उड़ाया जाए तो ये बाआसानी बड़ी सी बड़ी मुहिम भी सरअंजाम दे सकता है। तो ये अनका 3 जो स्टेल्थ कम रेडार, लो रेडार सिग्नेचर वाला ड्रोन है, ये तुर्की की मशहूर कंपनी टोसाश बना रही है, और ये 2026 के आखिर में 50 ड्रोन तुर्की की फौज को मिल जाएंगे। 2022 में इसको बनाना शुरू किया गया था, वैसे तो इससे पहले बनाना शुरू किया गया था, लेकिन 2022 में प्रैक्टिकली इसको एक तरह से आगाज कर दिया गया था, और इसकी 50 के करीब कोई परवाजें भी हो चुकी हैं। अगरचे अभी ये कहा जा रहा है कि ये प्रोटोटाइप में है, लेकिन हकीकतन इसकी प्रोडक्शन चल रही है, और 2026 में ये तुर्की की फौज को 50 ड्रोन मिल जाएंगे। 2028 में इंडोनेशिया $5 अरब के ये ड्रोन खरीद रहा है। अब कीमत कितनी है? अमेरिका का जो F-35 जहाज है वो तकरीबन $100 मिलियन से ज्यादा का है, बहुत महंगा है, और उसका गिरने का इम्कान ज्यादा होता है। उसमें पायलट बैठे होते हैं, जैसे कि अभी जो ईरान ने F-35 जहाज मारा, तो अगर ड्रोन अनका 3 उसकी जगह पे होता तो पायलट का या नुकसान ना होता, इतना बड़ा नुकसान ना होता। अब ये जो अनका 3 ड्रोन है स्टेल्थ फाइटर, ये कितने पैसों का है? ये तकरीबन 15 से 25 मिलियन डॉलर के दरमियान है, या शायद इससे भी कम है। तो बहुत सस्ता है। और सबसे एक और खास बात यह है कि अनका 3 के अंदर जो मिसाइल लगा होता है वो गोक दुगान मिसाइल है, तुर्की का बहुत एडवांस मिसाइल है, जिसे एयर टू एयर मिसाइल कहा जाता है। और अनका 3 की खास बात एक और यह है कि वो जो गोक दुगान मिसाइल है वो 200 किलोमीटर की रेंज से फायर किया जा सकता है। यानी अगर अमेरिका का F-35 जहाज कहीं 200 किलोमीटर दूर है तो ये मिसाइल फायर किया जा सकता है। अगर अमेरिका का F-15 या F-16 जहाज है या इसराइल का जहाज है तो ये मिसाइल 200 किलोमीटर की रेंज से फायर किया जा सकता है। यानी आप तस्वुर करें, F-16 जहाज जो अमेरिका की एक पावर है, बैकबोन है अमेरिका की, वो जो F-15 या F-16 जहाज है वो 200 किलोमीटर दूर फासले से अनका 3 उसको देख सकता है। लेकिन F-16 जहाज अपने रडार पर, अपनी स्क्रीन पर अनका 3 को नहीं देख सकता, वो महज 40 किलोमीटर के फासले से देखेगा।
तो जब कहीं से दूर से उड़ता हुआ जहाज नजर आएगा F-16 या F-15, तो ये उसे मार गिराएगा अनका 3 जो कि ड्रोन है। और अगर F-35 जहाज और अनका 3 का मुकाबला हो जाए तो F-35 जहाज 60 किलोमीटर की महज रेंज से इसको देख सकता है। यानी F-35 की खासियत थी कि वो दूर से बड़ी चीजों को देख सकता है, लेकिन वो भी इस अनका 3 को सिर्फ 60 किलोमीटर के फासले से देखेगा और अनका 3 उसे 40 किलोमीटर के फासले से डिटेक्ट कर लेगा। फिर अनका 3 के पास खास बात यह है कि ये झुंड स्वार्म टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, यानी एक अनका नहीं होगा, 3-4 होंगे। अगर एक F-35 हो और उसके मुकाबले में 4 हो या 10 अनका हो तो अनका 3 जो ड्रोन होगा वो अमेरिकी F-35 जहाज को मात दे देगा, उसे डिकॉइंग करके ईवी के जरिए से जाम करके उसे टारगेट कर सकता है। तो हर लिहाज से तुर्की का ये जो ड्रोन है ये इसराइल और अमेरिका के जहाजों पर बालादस्त हो चुका है और इसको बर्तरी मिल चुकी है। यही वजह है अब इसराइल ये कह रहा है कि हमें बहुत जल्दी करना होगी, क्योंकि तुर्की उस्मानी एम्पायर जिंदा कर रहा है, खिलाफत उस्मानिया 2 ला रहा है। ऑटोमान एम्पायर इससे पहले के इसराइल के ऊपर चढ़ दौड़े, हमें उसकी तरफ रुख करना होगा। चुनांचे इसराइल ने रुख कर लिया है, यूनान के साथ मिलकर समुद्री जजीरों पर कब्जा शुरू कर दिया गया है, वहां हथियार भेजना शुरू कर दिए गए हैं और शाम के अंदर इसराइल ने फौजें उतार दी हैं। लबनान में इसराइल की फौज की कार्रवाइयां चल रही हैं और ईरान को टारगेट इसीलिए किया गया ताकि ईरान का जो एक मसला था वो खत्म हो जाए, लेकिन ईरान अमेरिका और इसराइल की जंग में तबाह नहीं हुआ है, उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा है। तो ये जो तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान का ऐलान है कि हम नया दौर शुरू कर रहे हैं और अब अगली जो सदी है ये मुसलमानों की सदी है, ये ऐसे ही नहीं है। ये तो अभी अनका 3 एक सिर्फ एक ड्रोन की ये कहानी है जो मैंने आपको बताई है कि कितना पावरफुल है, कितना ताकतवर है। और अगर बाकी मिसाइलों का, ड्रोन्स का, हथियारों का अगर हम आपके सामने एक एक करके चीजें लेकर आए तो आप खुद देखेंगे कि कैसे मुसलमान ताकतवर हो रहे हैं। अब जाहिर है तुर्की जब इन हथियारों की तरफ जा रहा है तो मुसलमानों को, दीगर मुल्कों को भी लगेगा कि हमारे पास भी हथियार होने चाहिए। चुनाचे कई मुल्क हैं जो इन हथियारों में दिलचस्पी ले रहे हैं, जैसे कि सऊदी अरब है, जैसे कि पाकिस्तान है, जैसे कि कतर है और बाकी मुल्क जो खूब पैसा भी लगा रहे हैं और इन हथियारों को खरीदारी और इनके बनाने और इनकी फैक्ट्रियां लगाने में भी दिलचस्पी ले रहे हैं। बहरहाल एक और बड़ी खबर जो इस वक्त मेरे सामने मौजूद है वो बुनियादी तौर पर गजा के हवाले से है। नेतन्याहू का ताज़ा बयान नशर होता है अल-कुद्स डे के मौके पर। गुज़श्ता रोज़ इसराइल ने अल-कुद्स डे बनाया, यानी यरूशलेम डे, और वो अल-कुद्स के ऊपर इसराइल के कब्जे का एक दिन के तौर पर वो मनाते हैं। याद रहे अल-कुद्स मुसलमानों के नज़दीक बहुत मुक़द्दस है और वहाँ ईसाई भी रहते हैं और वहाँ यहूदी भी रहते हैं, लेकिन जो इसराइल के इलीगल सेक्टर्स हैं जिनको फ़लस्तीनी हुकूमत गैर कानूनी आबादकार कहती है, अक़वाम मुत्तहिदा भी उन्हें गैर कानूनी आबादकार कहती है, उनको इसराइल तस्लीम करता है। और इसराइल ने कल अल-कुद्स डे के नाम पर बाकायदा मस्जिद अक़सा के अंदर झंडा भी लहराया। बिन गवीर जो इसराइली सहयूनी वज़ीर कौमी सलामती है उसने भी झंडा लहराया और बड़ी तादाद में जो अल-कुद्स की दीवार है, यानी मस्जिद अक़सा की जो दीवार है, वहाँ पर वसी बहुत बड़ा झंडा इसराइल का लहराया गया, जिस पर बहुत से इस्लामी मुल्कों ने शदीद मजम्मत भी की। तो नेतन्याहू ने जो कल रात को खिताब किया उसमें ये बात कही कि 60% गजा का रकबा हमारे कब्जे में है और 60% इलाके मुकम्मल तौर पर हमारी गिरफ्त में है गजा के। बाकी का जो गजा है वो भी हम फतह करेंगे, उसे भी कंट्रोल करेंगे और गजा में गजा के लोगों को रहने का कोई हक नहीं है, उन्हें वहां से डिपोर्ट होना चाहिए, निकल जाना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसल पूरी दुनिया गजा के अंदर बदतरीन इंसानी अलमिया पर बात कर चुके हैं, बाकायदा रिपोर्ट्स आ चुकी हैं और किस तरह से लोग वहाँ खैमों में रहते हैं, घर नहीं है, कैसे वहां पर अब भी अल जजीरा ने रिपोर्ट में बताया कि हर रोज कोई ना कोई वाकया होता है, ड्रोन का, बमबारी का, किसी अंदाज से रोजाना गजा के लोगों को मारा जाता है और पिछले 24 घंटों में भी 4 से 10 के दरमियान लोग जख्मी और मारे गए हैं गजा के अंदर इसराइली हमलों के अंदर। तो लबनान हो या फिर गजा, दोनों तरफ नेतन्याहू की हुकूमत हमले जारी रखे हुए हैं और नेतन्याहू ने तो यह भी कहा है कि हम जब तक फैसला कुन फतह या विक्ट्री हासिल नहीं कर लेते हैं, जिसे वो टोटल विक्ट्री कहता है, तब तक जंग बंद नहीं होगी, हर कीमत पर अपने दुश्मनों का पीछा करेंगे। नेतन्याहू की ताज़ा स्टेटमेंट है। अब सूरत हाल इतनी ज़्यादा ख़तरनाक है कि जो फ़लस्तीन के वेस्ट बैंक के इलाके हैं वहाँ से लोगों को पकड़ा जाता है, जेलों में डाला जाता है। अगरचे गजा से भी लोगों को पकड़ा गया है, जेलों में डाला गया है। मेरे सामने अमेरिकी मीडिया न्यूयॉर्क टाइम्स की एक दिल दहला देने वाली रिपोर्ट है। न्यूयॉर्क टाइम्स ये अमेरिका का मशहूर मीडिया है और बड़ी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जारी करता है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट जारी की है जो बुनियादी तौर पर उनका एक कॉलम निगार है, उसका आर्टिकल है, जिसके अंदर ये कहा गया है कि किस अंदाज से फ़लस्तीनी कैदियों के साथ बदतरीन किस्म का इंसानी सलूक इसराइली जेलों में हो रहा है और उस पर दुनिया खामोश भी है। न्यूयॉर्क टाइम्स की इस रिपोर्ट में यह क्लेम किया गया है और ये इसराइल के ऊपर एक तरह से इल्ज़ाम लगाया गया है। इसराइली कहते हैं कि हमारे ऊपर इल्ज़ाम है, लेकिन बहरहाल इस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में यह कहा गया है कि जो फ़लस्तीनी कैदी इसराइली जेलों में है उनको जिनसी टॉर्चर किया जाता है, उनका रेप किया जाता है और कुत्तों के साथ रेप करवाया जाता है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखी है जो कि अमेरिकी मीडिया है। और फ़लस्तीनी कैदी जो रिहा हुए हैं उनका इंटरव्यू बाकायदा किया है न्यूयॉर्क टाइम्स ने और कहा है कि ऐसा सलूक फ़लस्तीनियों के साथ हो रहा है जो
बदतरीन किस्म का इंसानी अलमिया है और तमाम इंसानी हकूक़ की जितनी तंजीमें हैं, जितने हकूक़ हैं, उनके खिलाफ हैं। तो अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल भी इस पर बात कर चुकी है। अब ये जो रिपोर्ट छपी है, इस पर नेतन्याहू को और इस्राईली वज़ीर ख़ारजा और बाकी लोगों को शदीद गुस्सा आया है। नेतन्याहू ने भी यही कहा कि हम न्यूयॉर्क टाइम्स के ऊपर केस करेंगे, हमारे खिलाफ झूठा दावा किया गया और झूठी रिपोर्ट छापी गई। इसी तरह से जो इस्राईली वज़ीर ख़ारजा है गिदोन सायर, उसने भी अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट लगाकर कहा कि ये हमारे ऊपर झूठा दावा किया गया है और झूठा हमारे खिलाफ ये इल्ज़ाम लगाया गया है। हम न्यूयॉर्क टाइम्स जो अमरीकी मीडिया है, कंपनी है, उसके ऊपर केस करेंगे कि हमारी हतक की गई है, तौहीन की गई है, हमें बदनाम किया गया है। लेकिन अज़ीज़ काम, अक़वाम मुत्तहिदा की बेशुमार रिपोर्ट्स हैं जिनमें फ़लस्तीनी कैदियों के साथ बदतरीन इंसानी अलमिया की बात की गई है। और अभी रिसेंटली इसराइल के अंदर अदालत में बाकायदा एक कानून भी पास करवाया गया कि जितने फ़लस्तीनी कैदी हैं उनको जेलों में फांसी दे दी जाए। जो एतमाद बिन गवीर है, इसराइली कौमी सलामती का नाम निहाद वज़ीर, वो तो बाकायदा फांसी के फंदे वाली अलामत भी लेकर घूमता फिरता है और कहता है कि फ़लस्तीनी कैदियों को फांसियाँ दे दी जाए। बहरहाल फ़लस्तीन के लोग अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ देख रहे हैं, आलमी बरादरी की तरफ देख रहे हैं कि कम से कम हमें इस जुल्म से कब निजात वो दिलवा सकते हैं। लेकिन इसराइल तो ये कहता है कि हम तो ईरान से भी जंग लड़ेंगे, शाम से भी, लबनान से भी और बाकी देशों से भी, जो भी हमारे मुखालिफ खड़ा होगा। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद तफ़सीलात और खबरें आएंगी। आप हमारे यूट्यूब चैनल GNM TV को सब्सक्राइब करें, आगे नशर करें। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।